आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां प्रवृत्तियां, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 में प्रस्तावना, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि, परिस्थितियां, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों को पढ़ा था। और पार्ट 2 के अंदर हमने कलात्मक व साहित्यिक परिस्थितियां, आदिकालीन साहित्य की विभिन्न धाराओं को पढ़ा था, जिसमें हमने रासो काव्य तक पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्यों की प्रवृत्तियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना पॉइंट है आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्यों की प्रवृत्तियां। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे यूजफुल, इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्यों की प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर गाथाओं का युग राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक रूप से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से क्षीण काल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वीर गाथाओं का युग है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। और इस काल में जहाँ एक ओर जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए। इनका प्रधान विषय वीर गाथाओं से संबद्ध है, अतः इन्हें वीर गाथा काव्य भी कहते हैं। यहाँ हम इन वीर गाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का विवेचन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आती है संदिग्ध रचनाएं। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। इस काल में रचित 4 काव्य प्राप्त हुए हैं: कुमार रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। भाषा, शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है कि इसमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं इनके अंदर समय समय पर परिवर्तन और परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन और परिवर्तन का कार्य इतनी प्रचुर मात्रा में हुआ है कि इसका मूल रूप भी दब गया है। ठीक है, इनको चेंज कर दिया गया है। ये संबंधित आश्रयदाताओं के काल में ही लिखी गई है। इस बात को निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है। कुमार रासों में 16वीं शती तक की सामग्री का समावेश कर लिया गया है। परमाल रासों का स्वरूप आल्ह खंड से कितना ही बदला हुआ है। पृथ्वीराज रासो की भी यही स्थिति है। हाँ, बिसल देव रासो के लघु काव्य होने के कारण उसमें अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, बिसल देव रासो में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि लघु काव्य था। समष्टि रूप से इन ग्रंथों के मूल रूप की पहचान एक अत्यंत दुष्कर कार्य हो गया है। ठीक है, इन ग्रंथों की मूल जो पहचान है उसको पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। इन कवियों के द्वारा दिए गए संवत और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। ठीक है, इन कवियों द्वारा जो संवत और तिथियां दी गई हैं वो इतिहास से मेल नहीं खाती हैं, बल्कि उस समय में लिखे गए संस्कृत काव्यों में दिए गए संवृत्ति और घटनाओं में भी इनका मेल नहीं बन पाता। जो संस्कृत काव्य लिखे गए हैं उनसे भी इनका मेल नहीं होता है और इतिहास से भी इनका मेल नहीं होता है। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है। इन जो काव्यों में है वो कल्पना ज्यादा है और ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवि में जो सावधानता अपेक्षित होती है वह इन काव्य निर्माताओं में नहीं। अतिरंजनापूर्ण शैली इस दिशा में एक और महाव्यवधान सिद्ध हुई है। इन चारण कवियों को आश्रयदाताओं को राम, कृष्ण, नल, युधिष्ठिर आदि से उत्कृष्ट बताना एवं सर्व विजेता करना अभिप्रेत था। अतः इतिहास को अतिशयोक्ति तथा कल्पना पर न्यौछावर कर दिया गया। जहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता कहा गया है जो उससे कई शताब्दियों पूर्व अथवा पश्चात विद्यमान थे। अस्तु इस दिशा में संस्कृत साहित्य का जागरूक कवि भी सफल नहीं उतर सका है। फिर हास्योन्मुख काल के चारण कवि से इसकी क्या आशा की जा सकती है।
आदर्शवाद का दृष्टिकोण इस दिशा में पग पग पर आकर खड़ा रह गया है या आकर अड़ गया है। युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख विषय है और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि कदाचित संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन काव्यों की होड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, युद्धों का बहुत ही अच्छा वर्णन इन कवियों ने किया है इस काल में। इन काव्यों में युद्ध का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान बिंबग्राही रूप से हुआ है। कारण चारण कवि केवल मसीजीवी नहीं था, करवालग्राही भी था। आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं भी समर स्थल में जूझा और युद्ध के विकट दृश्यों को अपनी खुली आंखों से देखा। वह समय भीतरी कलहों और बाहरी आक्रमणों का समय था, अतः अपने आश्रयदाताओं को युद्धों के लिए उत्तेजित करना उस काल के कवि का प्रमुख कर्तव्य ऐसा बन गया था। ठीक है, जब भी युद्ध होता था तो वो जोशीली कविताओं का वाचन करते थे और राजाओं का जो है जोश बढ़ाते थे। आचार्य हजारी प्रसाद इस संबंध में लिखते हैं, लड़ने वालों की संख्या कम थी क्योंकि लड़ाई भी जाति विशेष का पेशा मान ली गई थी। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समूची जनता के सन्नद्ध हो जाने का विचार ही नहीं उठता। लोग क्रमशः जातियों और उपजातियों, संप्रदायों और उप संप्रदायों में विभक्त होते जा रहे थे। लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था क्योंकि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग हैं। ठीक है, निरंतर युद्ध करने के लिए जो प्रोत्साहित करने वाले जो वर्ग था वो चारण कवि थे। ठीक है, उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न करने वाली घटना योजना का आविष्कार। इन चारण कवियों ने युद्धों के कारण के लिए किसी न किसी स्त्री की कल्पना कर ली है। उसकी प्राप्ति के लिए युद्ध हो जाया करते थे। यह उस समय की प्रचलित काव्य परिपाटी थी। रुक्मणी और उषा आदि के हरण की पौराणिक वृत्तांत उस समय भी लोगों को भूले नहीं थे। उस समय के संस्कृत कवि विल्हणकृत विक्रमांकदेव चरित में भी विवाहों और युद्धों का खुलकर वर्णन है। कहीं कहीं पर ऐसे वर्णनों में वर्णनात्मक वस्तु परिगणन शैली को अपनाया गया है। ऐसे वर्णनों में निस्संदेह यही युद्धों का मूल कारण नारी है, किंतु उसे केवल रमणीय रूप में ही प्रस्तुत नहीं किया, उसका वीर महिला रूप भी दर्शाया गया है। संकुचित राष्ट्रीयता। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा का मुक्त कंठ से गान किया है। जीविका प्राप्ति के लिए उसने अनाधिकार राजाओं एवं सामंतों की भी प्रशंसा की है। ठीक है, जीविका प्राप्ति के लिए उन कवियों ने जिनको अधिकार नहीं था उनकी प्रशंसा करने का, उन राजाओं और सामंतों की भी इन कवियों ने जो है प्रशंसा की है। किस लिए की है? जीविका प्राप्ति के लिए की है। देशद्रोही जयचंद के गुणानुवादक भी उस समय विद्यमान थे। जो देशद्रोही जयचंद था उसके भी गुणों के अनुवादन उस समय विद्यमान थे। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश लिखा और मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा। उस समय राष्ट्र शब्द से समूचा भारत नहीं लिया गया। ठीक है, उस समय जो राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है उसको संपूर्ण भारत के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि अपना अपना प्रदेश एवं राज्य का ही ग्रहण किया गया। जो अपने अपने प्रदेश और राज्य थे उसी को वो लोग राष्ट्र मानते थे। ठीक है, अजमेर और दिल्ली के राजकवि को कन्नौज अथवा कालिंजर के समृद्ध अथवा उजड़ जाने पर कोई हर्ष एवं विषाद नहीं होता था। उस समय के राजाओं ने अपने 150 गांवों को राष्ट्र समझ रखा था, तो फिर उनके आश्रित कवियों को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना था। वस्तुतः यह देश का एक महादुर्भाग्य था। यदि उस समय राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता तो निश्चय था कि हमारे देश का मानचित्र आज कुछ और होता। वीर और श्रृंगार रस। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। वीर रस का तो इतना सुंदर परिपाक हुआ है कि कदाचित परवर्ती हिंदी साहित्य में वीर रस का इतना पुष्ट रूप मिलना दुर्लभ है। उस समय युद्ध का बाजार चारों ओर गर्म था। आबाल वृद्ध में युद्ध के लिए एक अदम्य उत्साह था। उस समय की वीरता का आदर्श निम्न पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार,
वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित कर लिया गया है, अतः श्रृंगार रस का भी इस साहित्य में जमकर वर्णन मिलता है। रासो ग्रंथों में चर्चित नर नारी प्रेम विलास या वासना से ऊपर नहीं उठ सका है। वीर रस की दीप्ति के लिए लिखे गए वीरता के पद भी वासनात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजित करने के हेतु आए हैं। युद्धों का एकमात्र कारण नारी लिप्सा है। उक्त ग्रंथों में निरूपित युद्धों के मूल में उदात्त प्रेम भावना या राष्ट्रीयता का सहज उल्लास नहीं है, अस्तु वीर और श्रृंगार जैसे दो विरोधी रसों का समावेश इस साहित्य में इतने सुंदर ढंग से किया गया है कि कहीं भी विरोध आभासित नहीं होता। वस्तुतः यह बात उस समय के कलाकार की जागरूकता की परिचायक है। वीर गाथाओं में शांत तथा हास्य रस को छोड़कर अन्य सभी रसों का समावेश है। श्रृंगार रस के वर्णन के अंतर्गत इन्होंने षट ऋतु वर्णन, नखशिख वर्णन आदि काव्य रूढ़ियों का भी सम्यक निरूपण किया है। प्रकृति चित्रण, ठीक है, काव्यों के अंदर प्रकृति चित्रण किस तरह से हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण मिलता है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वास्तु वर्णन भी शोभन बन पड़ा है। प्रकृति के स्वतंत्र रूप में चित्रण के स्थल इन काव्यों में थोड़े ही मिलते हैं। अधिकतर उसका उपयोग उद्दीपन रूप में किया है। प्रकृति चित्रण की जो उदात्त शैली छायावादी युग में मिलते हैं वह इस काल में नहीं। कहीं कहीं तो इन्होंने प्रकृति चित्रण में नाम परिगणन शैली को अपनाया है, जहाँ रसोद्रेक के स्थान पर नीरसता आ गई है। रासो ग्रंथ, इस साहित्य के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, काव्य शब्द का पर्यायवाची है रासो। कुछ लोग रासो का संबंध रहस्य अथवा रसायन से जोड़ते हैं, किंतु यह भ्रमिक है। मूल रूप में रासक एक छंद है जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में संदेश रासक आदि ग्रंथों में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल रूप में रासक एक छंद है। फिर इसका प्रयोग गेय रूपक के अर्थों में होने लगा। पीछे इस शब्द का प्रयोग चरित काव्य एवं कथा काव्य के लिए होने लगा। रासो नाम के चरित काव्यों में से कुछ का उपयोग गाने के लिए अधिकतर होने लगा। इससे जनवाणी ने इनको धीरे धीरे अपने अपने समय के अनुरूप करते करते इनका पुराना रूप ही बदल दिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्ह खंड है। काव्य के दो रूप, वीर गाथाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में मिलते हैं। प्रथम रूप का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ बीसलदेव रासो है और दूसरे का प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। इन दो रूपों के अतिरिक्त उस साहित्य में और दूसरा काव्य का कोई रूप नहीं है। उसमें काव्य रूपों की विविधता का अभाव है। न तो उस समय दृश्य काव्य था और न ही गद्यकर प्रचलन था। उस समय की कुछ रचनाएं अप्रामाणिक और कुछ अर्ध प्रमाणिक और नोटिस मात्र हैं। भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश और मधुकर प्रणीत जय मयंक जस चंद्रिका दोनों इसी कोटि के ग्रंथ हैं। इनका उल्लेख मात्र ही राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयचंद्र प्रकाश किनकी रचना है? भट्ट केदार जी की। और जय मयंक जस चंद्रिका के कवि कौन है? मधुकर प्रणीत। इस काल के काव्य के उक्त दो रूपों के अतिरिक्त फुटकर रूप में गद्य लिखे जाने के भी संकेत है। राउल वेल, चंपू, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर नामक रचनाएं इस दिशा में उल्लेखनीय है। राउल वेल में राजकुमारी के नक्षिक का वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और वर्ण रत्नाकर तत्कालीन भारत का कोणात्मक ग्रंथ है। ये तत्कालीन भारत का कोणात्मक ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और इन ग्रंथों से गद्य धारा की अखंडता सूचित होती है, जन जीवन से संपर्क नहीं। इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर आया है, इनका जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राज दरबारी कवि से जन जीवन की विस्तृत व्याख्या की आशा भी नहीं की जा सकती है। वीर गाथाओं तथा रीति ग्रंथों के कवियों ने स्वामिनः सुखाय काव्यों की सृष्टि की है, अतः उनमें साधारण जनजीवन के घात प्रतिघातों का अभाव है। छंदों का विविधमुखी प्रयोग, इस साहित्य में छंद क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही हो गई।
छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है, उतना इसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा पदरी, आर्या, सट्टक, रोला, उल्लाला और कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। यहाँ छंद परिवर्तन केशव की रामचंद्रिका के समान चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ, प्रत्युत अतिशय भावद्योतन के लिए हुआ है। इस परिवर्तन में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद के शब्दों में रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने हाईलाइट किया है। आचार्य हजारी प्रसाद के शब्दों में रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये बातें किसने कही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। ठीक है। डिंगल और पिंगल भाषा, इन काव्यों की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है कि डिंगल भाषा का प्रयोग उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल के नाम से अभिहित करते हैं। ठीक है। डिंगल के अंदर राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित है। ठीक है। यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है। चारण अपनी विधा को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और डिंगल भाषा उसके उपयुक्त थी। उस समय की अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल के नाम से अभिहित की जा सकती थी। ठीक है। ब्रज भाषा प्लस राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहते हैं और ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश भाषा को कहते हैं पिंगल भाषा। ठीक है। इन काव्यों में संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी और फारसी के भी शब्द पाए जाते हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुलता से मिलता है क्योंकि यह प्रवृत्ति डिंगल भाषा के अनुकूल पड़ती है। संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के समान डिंगल भाषा के अधिकांश रूप संश्लिष्ट हैं। इन वीर काव्यों की परंपरा अगली कई शताब्दियों तक चलती रही। भक्ति काल में पृथ्वीराज दुर्सा जी, बांकीदास और सूर्यमल ने डिंगल भाषा में वीर काव्य प्रस्तुत किए हैं। केशव और तुलसी के काव्यों में भी वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। इस दिशा में रीति काल में भूषण, सूदन और लाल के अतिरिक्त पद्माकर, गुरु गोविंद सिंह, सबल सिंह, गोकुलनाथ, श्रीधर, जोधराज और चंद्रशेखर के नाम उल्लेखनीय हैं। आधुनिक युग में मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। वियोगी हरि और श्याम नारायण पांडे में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। प्रगतिवादी साहित्य में भी वीर रस का सराहनीय प्रयोग हुआ है। महत्व, इस साहित्य का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत उपादेय है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक बन पड़ा है। निसंदेह इन ग्रंथों में अति रचनापूर्ण शैली के प्रयोग से इतिहास दबसा गया है, परंतु फिर भी राजस्थान का इतिहास इन ग्रंथों में अवश्य निहित है, जिसका उपयोग थोड़ी सतर्कता के साथ किया जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के इस वीर कथा साहित्य के संबंध में कहे गए शब्द विशेष महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि इसके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल से जान पड़ती हैं। कर्कश पदावली के बीच वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी विषय में अपनी क्षमता नहीं रखती। इस संबंध में रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, भक्ति साहित्य हमें प्रत्येक प्रांत में मिलता है। सभी स्थानों के कवियों ने अपने ढंग से राधा और कृष्ण के गीतों का गान किया है, परंतु अपने रक्त से राजस्थान ने जिस साहित्य का निर्माण किया है वह अद्वितीय है और उसका कारण भी है। राजपुताना के कवियों ने जीवन की कठोर वास्तविकताओं का स्वयं सामना करते हुए युद्धों के नकारों की ध्वनि के साथ स्वाभाविक काव्य गान किया है। उन्होंने अपने सामने साक्षात शिव के तांडव की तरह प्रकृति का नृत्य देखा था। क्या कोई कल्पना द्वारा उस कोटि के काव्य की कल्पना कर सकता है? ठीक है, नहीं कर सकता है। उन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है।
राजस्थानी भाषा के प्रत्येक दोहे में जो वीरत्व की भावना है और उमंग है, यह राजस्थान की मौलिक निधि है और समस्त भारतवर्ष के गौरव का विषय है। यह स्वाभाविक, सच्ची और प्रकृत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना टॉपिक खत्म हो गया है आज। ठीक है फ्रेंड्स, आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां प्रवृत्तियों को हमने पार्ट 3 के अंदर पूर्ण कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां प्रवृत्तियां अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।